हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक आमेर का इतिहास चल रहा था। तो हम आमेर के इतिहास की बात कर रहे थे। तो हमने आमेर के इतिहास में सवाई जय सिंह तक पढ़ चुके थे। आज हम आगे के राजाओं को पढ़ेंगे। सवाई जय सिंह के बाद राजा बनता है ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह। तो ईश्वर सिंह राजा बनता है। तो हमने पिछली क्लास में देवाली समझौता पढ़ा था। उसके अधीन राजा तो माधो सिंह बनना चाहिए था, पर राजा कौन बन गया? ईश्वर सिंह बन गया। तो यहाँ पर क्या उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं दो आमेर के अंदर। तो हम दो उत्तराधिकारी युद्ध पढ़ेंगे। तो दोनों में सबसे पहले पढ़ते हैं हम राजमहल, दूसरा बेगरू का युद्ध। ठीक है, ये 1 मार्च 1747 को हुआ था और ये 1748 को हुआ था। ठीक है, हम राजमहल युद्ध की बात करते हैं। तो राजमहल युद्ध किन किन के बीच में हुआ? ईश्वर सिंह, देखो यहां पर लिखता हूं, ईश्वर सिंह वर्सेस माधो सिंह था। माधो सिंह के बाद उदयपुर के राजा, मेवाड़ के राजा थे, जय सिंह थे। और इसके बाद राव होलकर थे। ठीक है, ये सब क्या कहते हैं कि और बूंदी से राजा थे। ठीक है, ये सब राजा क्या राजमहल युद्ध में भाग लेते हैं। और बोला जाता है कि राजमहल युद्ध में माधो सिंह की तरफ से 7 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, कितने राजाओं ने भाग लिया था? 7 राजाओं ने भाग लिया था। तो उसके अधीन क्या कहते हैं कि जो माधो सिंह था ना, माधो सिंह ईश्वर सिंह के ऊपर आक्रमण करता है और ईश्वर सिंह इनको परास्त कर देता है। ठीक है, तो इन सबको परास्त करने के उपलक्ष्य में क्या, अब देखो इतनी बड़ी विजय हुई है, इसने इन सबको हराया है, तो कुछ ना कुछ चीज का निर्माण करवाया जाए। तो सरगासूली का निर्माण करवाया गया था इसके द्वारा। सरगासूली का निर्माण करवाया गया। अब हम सरगासूली की बातें करेंगे काफी सारी। ठीक है, बेगरू का युद्ध हम बाद में देखेंगे, हम सरगासूली की बात करते हैं। मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। हमने पहले ईश्वर सिंह को पढ़ा। ईश्वर सिंह उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं कि दो भाइयों के बीच में, माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य सबसे पहला युद्ध राजमहल का हुआ। उसके बाद बेगरू का युद्ध हुआ। बेगरू युद्ध को हम बाद में पढ़ेंगे। जब राजमहल युद्ध के उपलक्ष्य में इसने सरगासूली का निर्माण करवाया। इसको ईसरलाट भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये आगे देखेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे पूरी सरगासूली की। ठीक है, चलो पहले हम दूसरी युद्ध की बात कर लेंगे, बेगरू का युद्ध। तो बेगरू के युद्ध में क्या होता है कि देखो फिर से ये आते हैं, आक्रमण करते हैं 1748 में। ठीक है, ईश्वर सिंह के ऊपर। अब ईश्वर सिंह क्या होता है, परास्त हो जाता है इनसे। ईश्वर सिंह परास्त हो जाता है। तो ईश्वर सिंह क्या कहते हैं कि रनिवास में छुप जाता है। ठीक है, अब हम इनकी बातें करेंगे आगे। पहला राजमहल के युद्ध में कौन जीता? तो सबसे पहले राजमहल के युद्ध में माधो ईश्वर सिंह जीता और उसने ईसरलाट का निर्माण करवाया था। और माधो सिंह की तरफ से 7 राजाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद बेगरू का एक युद्ध होता है। बेगरू के युद्ध में कौन जीतता है? तो माधो सिंह की जीत होती है। गद्दी पे कौन बैठ जाता है? माधो सिंह बैठ जाता है। इनमें मराठों ने भी हस्तक्षेप किया था। ईश्वर सिंह मराठों को पैसे देता है तो वो राजमहल का युद्ध जीत जाता है। फिर बेगरू का देता है तो बेगरू का जीत जाता है। ठीक है, तो इसकी ऐसी कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, पर आपको डेट याद रखनी। उत्तराधिकारी युद्ध में दोनों युद्ध शामिल थे, बेगरू का और राजमहल का, जो 1 मार्च 1747 को होता है और 1 1748 को होता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे ईसरलाट की। इसने ईसरलाट का निर्माण करवाया बच्चों। मैं आपको ईसरलाट के बारे में बता देता हूं। देखो ईसरलाट का निर्माण ये 7 राजाओं के विजय के उपलक्ष्य में करवाते हैं। 7 राजाओं को हराया था इसने, उसके उपलक्ष्य में करवाता है। गणेश खान इसके शिल्पी रहे हैं और ये जयपुर के ट्रिपोलिया बाजार में स्थित है। ठीक है, और ये 7 खंडों में बटी हुई है। इसको आप कुतुब मीनार की संज्ञा दे सकते हो, वे इसको राजस्थान में जयपुर का विजय स्तंभ कह सकते हो। ये बहुत बड़ी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। काफी चौड़ी हो जाएगी ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, कोई टेंशन ही नहीं है अपन को। ये देखो 7 है, ये सरगासूली है, सरगासुली। ठीक है बच्चों,
सरगासूली किसने बनवाई? सरगासूली जय सिंह ने बनवाई, सॉरी ईश्वर सिंह ने बनवाई। किस लिए बनवाई? तो गुरुजी ये बनवाई थी 7 राजाओं को हराने के उपलक्ष्य में, 7 राजाओं को हराने के उपलक्ष्य में बनवाई, राजमहल युद्ध के उपलक्ष्य में, राजमहल युद्ध के उपलक्ष्य में बनवाई। ठीक है, इसका जो आधार रखा, जो गणेश ख्यान ने रखा था, और मैंने आपको कल पढ़ाया है, तो जयपुर की नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी थी, और वहां के इंजीनियर विद्याधर भट्ट थे। उस और हमको जयपुर की जानकारी बुद्ध विलास में मिलती है, मैं आपको जयपुर के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, और इंजीनियरों ने बसाया प्रथम शेरे हो, तो गणेश ख्यान है, इसे जयपुर का विजय स्तंभ कहा जाता है, विजय स्तंभ जयपुर का। ठीक है, GPR जयपुर हो गया ना, जयपुर हो गया, GP जयपुर हो गया। ठीक है, इसके बाद कुतुब, इसको कुतुब मीनार की संज्ञा दे दो। अब यूं बोला जाता है कि ईश्वर सिंह की मृत्यु की बात करते हैं कि दोनों युद्ध तो हो गए, ईश्वर लाट की हमने जानकारी देख ली। ठीक है, तो यूं बोला जाता है कि जो ईश्वर सिंह है ना, जो बेगरू युद्ध में हार जाता है, वे बेगरू युद्ध में हार गया। बेगरू युद्ध में हार जाने के बाद सोचता है कि मैं अब क्या करूं, तो ये रानीवास में आके डूब जाता है, यूं बताए कि ये रानीवास में डूब जाता है। और सूर्यमल मिश्रण जी जो अलग ही राम कथा लिखते हैं अपनी, सूर्यमल मिश्रण साहब लिखते हैं कि ईश्वर सिंह है जो हरगोविंद नाटानी इसका प्रधानमंत्री था, उसकी पत्नी, उसकी बेटी से क्या प्रेम करता था, इसलिए इसने 7 मंजिल की बिल्डिंग बनवाई और उसके ऊपर चढ़ के वो उसको देखता था। ठीक है, यानी इसके लड़ाता था वो उससे। ठीक है, जब तक पड़े नहीं आशिक की नजर सिंगार अधूरा लगता है, वैसे ही क्या कहते हैं कि तब तक ये इसके ऊपर छिड़के नहीं देखता तो इसका दिन नहीं निकलता था, ऐसा वो लिखता है। कौन? सूर्यमल मिश्रण जी। और कहते बताए को देखते 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 क्या इससे गिर के उनकी मृत्यु हो गई थी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरगासूली का निर्माण तो राजमहल युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया गया था, और हरगोविंद नाटानी की ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने ढंग से नाम सुना हो तो मैंने बोला है सूर्यमल मिश्रण, और मैंने वहां पर जब राजमहल का युद्ध बताया था तो उधर मैंने बूंदी के चौहान बताए थे। बूंदी में कौन थे? हाड़ा चौहान। और हाड़ा चौहानों का इतिहास था वंश भास्कर, उसमें हमको जानकारी मिलती है ना बच्चों? हाँ गुरुजी, मिलती है। तो वंश भास्कर कौन, किसने लिखी? सूर्यमल मिश्रण ने। और बूंदी और कोटा का इतिहास लिख रहे थे, तो अपने राजाओं के हार की थोड़ी बताएंगे। जैसे आप किसी एमएलए के पीए हो तो आप क्या बोलोगे एमएलए से जाके, या एमएलए ज्यादा तो मेरी चलती है साहब, मेरे से बात करो, क्या है जो मैं करा दूंगा तुम्हारा काम, आप ऐसे बोलते हो। ठीक है, यही बोलोगे। एमएलए से ज्यादा उसकी पीए की चलती है। कार चलाने वाले को तो मैं जानू साहब खाखा जा रहा है मैं, तुम दिक्कत मतलब मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। तो सूर्यमल मिश्रण लिखते हैं, जलन में लिखते हैं क्योंकि बूंदी के राजा को उसने हरा दिया था, तो इसकी मृत्यु बेगरू युद्ध की उसमें हो जाती है। क्योंकि ये वो मांगने आए थे यहाँ पर, कर्जा हो गया था इसके सिर पे काफी सारा राजमहल युद्ध के बाद। तो ईश्वर सिंह क्या करता है कि अपनी रानी स्वयं फांसी गिर जाता है। ईश्वर ईश्वर सिंह कूद की आत्महत्या कर लेता है ईश्वर लाट के ऊपर से। ठीक है, और ईश्वर लाट के ऊपर से हत्या कर लेता है। तो इसकी जो छतरी जो गेट और में है, नहीं, जो राजा होते हैं ना इनकी छतरियां होती हैं अलग अलग। अब मैं आपको पहले बताता हूँ छतरियों का मतलब क्या होता है। छतरियों का मतलब शमशान घाट होते हैं। जैसे हमारे शमशान घाट, आपके शमशान घाट, सबके अलग अलग होते हैं, वैसे ही राजाओं के शमशान घाट अलग होते थे। ठीक है, इनकी छतरियां गेटोर में होती थी, पर इसकी इधर ही है। ठीक है, और जब इसकी मृत्यु हुई थी काफी घंटों तक यहीं पर पड़ा रहा था। ये तो आपके ईश्वर सिंह की बात है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रताप सिंह की, सॉरी माधव सिंह की। ठीक है,
हमने बात करी माधो सिंह की। अब माधो सिंह राजा बनता है तो मैंने आपको अभी बताया कि ईश्वर सिंह के ऊपर कर्जा होने के कारण क्या होता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो कूद के आत्महत्या कर लेता है डर की वजह से। अब माधो सिंह क्या होता है कि जब ये सिंहासन पर बैठता है तो मराठों को तो पैसा चाहिए था। मराठों से बोला, हाँ, मराठों ने बोला माधो सिंह से, हम तेरे को राजा बना देंगे, हमको तो भैया रुपए से मतलब है, तो रुपए दो। रुपए देने की बातें हुई तो माधो सिंह ने बोला, इसकी मम्मी ने बोला, पहले तो धर्म का भाई बनाया है मराठों को भैया, यूं कि नहीं नहीं भैया तो अच्छी बात है, आपने हमको भैया बनाया, हम आप हमारी दीदी हो, हम मान रहे हैं उस बात को, पर क्या कहते हैं कि जी जी ये बात नहीं है, हमको तो पैसा चाहिए, चाहे 100 रुपये कम दे देना तो हमको, पर पैसे तो चाहिए। तो बोला टाइम तो दो, हमको राजपाट के सारे पैसे ऐसे चेक करने होंगे कितने कितने रुपए हैं, कितने संतुलत है, कितना टैक्स है, कितना पकाया है, किससे लेना, तो 1 साल बाद ले लेना। तो चलो ठीक है 1 साल बाद दे देना, मराठा मानेंगे, हम टाइम दे सकते हैं जी जी आपको। तो कोई नहीं, माधो सिंह मामा जी तो बोले मामा जी रुको थोड़ा दिन का समय और दो, 1 साल ले लिया इनने ऐसे करके टाइम को। तो माधो सिंह क्या करते हैं कि पहले तो राज तिलक करवा लेते थे, फिर राज्याभिषेक तो करवा लेते, फिर प्रोग्राम बाद में करते थे। तो माधो सिंह जब राजा बना तो प्रोग्राम करने का टाइम आया, तब इसने मराठों को बुलाया, देखो मामा जी आ जाओ, आपके पैसे टले टके हैं जो आपको दे देंगे हम, ठीक है, पैसे टके हैं जो आपको आप ले जाना। देखो चलो कोई ना, हमको तो पैसे से मतलब साहब और क्या है। तो इसके समय क्या होता है, माधो सिंह के समय तो होता तो कुछ भी नहीं है साहब, 4000 मराठा आ जाते हैं। माधो सिंह सारे जयपुर के गेट बंद करवाता है, इनको साहब गेट बंद कर दो, इनको पैसे दे दो। पैसे देने के नाम पे क्या कहते हैं कि पहले ही इनकी रणनीति थी और इन्हें 4000 मराठों को कत्लेआम किया था, यहाँ पर मराठों का कत्लेआम किया था प्रजा ने, क्योंकि गेट तो बंद करवा चुके थे राजा। क्योंकि हमारा अब जब आप जयपुर जाओगे, आप नेहरू बाजार की तरफ जाओगे तो कहते हैं चांदपोल गेट के ऊपर वहां पर एक इतना बड़ा पत्थर लगा हुआ है, उसको शिलालेख ही बोल दो, उसके ऊपर लिखा गया है कि ये सवाई जय सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। वो भी क्या कहते हैं कि जयपुर के क्षेत्र को जानवरों से बचाने के लिए, तो उसका मतलब उस समय जानवर थे तो वहां पर क्या जानवर आ जाते थे, इसलिए उसको बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि अब 4000 मराठा है, 4000 कहीं पर हमको 400 में मिल जाते हैं, ठीक है, कहीं पर ये 4000 कहीं पर 400 मिल जाते हैं हमको, चलो कोई नहीं साहब। इसके बाद क्या कहते हैं कि उस क्षेत्र को ये बंद कर देते हैं, अपने आसपास के पूरे क्षेत्र को, गेटों को, हमारा अजमेरी गेट, सांगन, ये क्या कहते हैं कि चांदपुर, सारे गेटों को बंद कर देते हैं राजा। तो ये किसमें आ रहे थे, अभिषेक में। तो प्रजा सिंह ने घमंड में आके चूर बोल दे, क्या कहते हैं कि हमने जयपुर के राजा को खुद ने राजा बनाया है। तो उस समय हमको ये सिखाया जाता था कि राजा हमारे लिए भगवान है। अब सीधी सी बात है, अब आज के टाइम पे तो आपसे कोई बोलेगी आपके लिए मोदी बड़ा या आपकी मातृभूमि बड़ी, तो हम बोलेंगे मातृभूमि बड़ी है हमारे लिए। बेझिझक आप मातृभूमि का नाम लोगे, हमारे लिए आज के टाइम पे मातृभूमि बड़ी है, पहले के टाइम पे हमारे लिए राजा बड़ा था। सामंती राजा के पुत्र बोलते थे स्वयं को, क्योंकि ये भगवान के वंशज थे। अग्निकुंड सिद्धांत पढ़ाया हमने, सूर्यमल का, सॉरी, हाँ, उसके बाद अग्निकुंड सिद्धांत पढ़ाए, चंद्रवर्धायवाड़ा सिद्धांत पढ़ाया हमने। वो तो क्या कहते हैं, एक सिद्धांत तो हमने यहाँ पर 6 सिद्धांत पढ़े थे अग्नि राजपूतों के, उसमें से भगवानों का वंशज बताया गया है। तो पहले हमारे भगवान के समान थे और हम भगवान की बुराई नहीं सुनते, इसीलिए क्या कहते हैं कि माधो सिंह के समय कत्लेआम होता है, कत्ले आम होता है मराठों का, ये याद रखना, मराठा का कत्लेआम किस शासक के समय हुआ। और जो मराठा भाग के जा रहा था गेटों को कूद के, उसको पकड़ के और अच्छी तरीके से मांझते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा मराठों का कत्लेआम किस राजा के समय हुआ, तो माधो सिंह के समय हुआ बच्चों, ठीक है। और गुरुजी इसने सवाई माधोपुर बसाया, और गुरुजी सवाई माधोपुर बसाया, और गणेश मंदिर के वहां मोती महलों का निर्माण करवाया, मोती महलों का निर्माण करवाया। और
देखो गुरुजी, एक भटवाड़ा का युद्ध है, भटवाड़ा का बूंदी के राज क्या कहते हैं बहादुर अहमद शाह इसको बूंदी दे देते हैं, वहां के बूंदी के राजा आते हैं, इनको हरा देते हैं, बस यही बात है। वो युद्ध हमका आपको बाद, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आपको तो खाली ये मोस्ट है कत्लेआम किस राजा के समय हुआ, माधव सिंह के समय हुआ, ठीक है। और कोई इतनी कोई ज्यादा वो इतने वो नहीं है, उनको एग्जाम पास करना है, कोई पीएचडी नहीं करनी इनके ऊपर। अब हम बात करते हैं बच्चों माधो सिंह की, सॉरी प्रताप सिंह जी की। ठीक है, प्रताप सिंह जी की बात कर रहे हैं, प्रताप सिंह जी की। तो प्रताप सिंह जी के दो युद्ध मोस्ट हैं, पाटन और तुंगा, सॉरी तुंगा और पाटन का, दोनों युद्ध हैं। और इनकी एक फेमस है गंधर्व वायसी। ठीक है, एक बात तो ये फेमस है, एक है हवा महल, तीन चीज ये फेमस है। ठीक है, अब पहले इन तीन चीजों की बात करते हैं, ये राजा जी की तीन चीजें फेमस है। सबसे पहले हम बात करते हैं हवा महल की। आपसे पूछ जाएगा हवा महल का शिल्पी कौन है, तो लालचंद है। ये बिना नींव का है, इसमें नींव नहीं है, नींव नहीं है, खड़ा हुआ है, और गागुड़ का दुर्ग बिना नींव का है। ठीक है बच्चों, 1953 इसमें झरोखे हैं, इसकी 5 इमारतें हैं। पांच इमारतें, उन इमारतों का नाम पूछा जा चुका है, तो 5 इमारतों का नाम कैसे याद रखेंगे गुरुजी? पहली का नाम शरद है, दूसरे का नाम विचित्र है, शरद रतन, शरद रतन विचित्र, फिर प्रकाश, क्या है, प्रकाश है, फिर इसके बाद है हवा। हवा प्रकाश, पहले हवा आएगी फिर प्रकाश आएगा, फिर इन दोनों को मिला देंगे तो विचित्र हो जाएगा, फिर रतन है, फिर शरद है। ठीक है, ये बात है इसकी। और ये किसके समान है? ये कृष्ण मुकुट के समान है। मुकुट किसके गुरुजी? मुकुट तो साहब क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान के समान है मुकुट, मुकुट बिहारी की हम बोलते हैं ना, तो ठीक है लल्लाओ, इनको याद कर लेना। भाई साहब मुकुट के समान है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, शिल्पी लाल चंदा बिना नींव का है, 953 इसमें झरोके हैं, खिड़कियां इसमें 153 कुछ ऐसी समथिंग है, और 5 इमारतें हैं, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। ठीक है, ये बात याद करना, मोस्ट पूछे जाएगा ये आपसे। और लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसको लाल महल कहा जाता है, इसको हवा महल कहा जाता है। एक बात याद रखना, हवा महल, एर दुर्ग। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजों को याद रखना। ये गणगौर, गणगौर आदि इसी के आगे बढ़ते हैं, इसी के लिए फेमस है गणगौर, इसको भी लिख लेना आगे, गणगौर जयपुर की फेमस है गणगौर। ठीक है, ये आपके खाली देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, इन क्वेश्चनों को आपको याद करने हैं। और तुंगा का युद्ध होता है, तुंगा का युद्ध मराठों और प्रताप सिंह के बीच में होता है, तो इसमें तुंगा में तो जीत जाता है भाई साहब हमारे प्रताप सिंह। ठीक है, पाटन के युद्ध में यहाँ हार जाते हैं, इतनी ही बातें इनकी। और इसके बाद गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी इसीलिए कहा जाता था कि इसके दुर्ग में 22 विद्वान थे, इसीलिए उसको क्या कहा जाता था, गंधर्व बाईसी कहा जाता था। तुंगा के युद्ध में तो ये क्या होते हैं, एक बार फिर बता देता हूं, तो ये विनर होते हैं और इसमें ये हार जाते हैं। ठीक है, और तुंगा के युद्ध में ये जीत जाते हैं। गंधर्व बाईसी 22 विद्वान होने के कारण हवा महल की हमने जानकारी आपको दे दी। हवा महल, हवा दुर्ग, एर दुर्ग, हवा महल एर दुर्ग मुकुट के समान है, श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है, गणगौर शिल्पी लालचंद, नींव नहीं है, 953 झरोखे हैं, 5 इमारतें हैं, शरद विचित्र रतन, सॉरी शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा।
ठीक है बच्चों। और प्रताप सिंह का तुंगा और पाटन का युद्ध है, तुंगा का युद्ध में विजय होते हैं, पाटन के युद्ध में हार जाते हैं। और ये राजस्थान का इतना प्रतापी शासक था, जब मराठे सभी तरफ से कहीं से नहीं हार रहे थे, तो हमारे प्रताप सिंह जी इनको हराते हैं। प्रताप सिंह तब हराते हैं मराठों को, तब हराएंगे मराठों को, तब मराठे अपने चरम पे थे, इनको कोई कुछ नहीं हरा रहा था। ये सभी जो रियासत में जाते तो टैक्स लेके आते थे। आपने ईश्वर सिंह पढ़ा, माधव सिंह पढ़ा, उधर भी उन्होंने टैक्स लिया है। तो प्रताप सिंह क्या कहते हैं कि तुंगा के युद्ध में इनको हराते हैं, और यहाँ से महासिंधिया होलकर जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जिंदा रहा तो जयपुर को जला दूंगा। इसके बाद पाटन का युद्ध होता है, इसमें प्रताप सिंह की हार हो जाती है। नहीं तो भाई साहब जो मराठे पूरे भारत में नहीं आ रहे थे, उनको एक मात्र राजा छोटी सी रियासत का राजा था प्रताप सिंह, आमेर का राजा, ठीक है। वो हवा महल का निर्माण करवाता है, गंधर्वास ये रखता है, और ये इनकी मोटी मोटी बातें थी बच्चों जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और आगे की राजाओं के अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।